हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात करते हैं। तो इस क्लास में आज आप 12.3 एक्सरसाइज के पार्ट 1 को करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 12.2 एक्सरसाइज, 12.1 एक्सरसाइज, इन सारी एक्सरसाइज को आप कवर कर चुके हैं। 12.1 एक्सरसाइज में हमने कुछ पार्ट बनाए थे, 12.2 एक्सरसाइज में हमने कुछ पार्ट बनाए हैं। उन पार्ट को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस को देखें और अपना बेस क्लियर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप किस प्रकार करोगे। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा हुआ है कि आकृति 12.19 मतलब 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। मतलब चित्र भी आपको बनाकर दिया है जो कि आपको नीचे दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं फिर से। इन्होंने कहा है कि ये आकृति दे रखी है, इस प्रकार का एक वृत्त आपको बनाकर दे दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि इसमें जो है पी क्यू जो है वो है आपकी 24 सेंटीमीटर। तो पी और क्यू कहाँ पे है उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये केंद्र यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद ये एक रेखा गई है जो सेंटर से होकर यहाँ से चली गई है। उसके बाद ये एक इधर से पार्ट ये गया है, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। इसी तरीके से इसे ओ लिखा गया है, इसे चित्र में आर लिखा गया है, यहाँ पर पी है और ये क्यू है। उसके बाद क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब जितना ये भाग हम छायांकित कर दे रहे हैं इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। और सबसे पहले कि हमको दिया क्या क्या है, ये आपका 12.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, क्या क्या दिया है उसे नोट करते हैं। तो हमें सबसे पहले पी क्यू दिया है। पी क्यू कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद पी आर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, उसको भी हम लोग लिखेंगे पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करके बताना है और ओ जो है वृत्त का केंद्र है। अगर इसे हम बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक बात क्लियर समझ में आ जाएगी कि जो ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है पी आर और क्यू, ये किसी एक अर्धवृत्त में बना है। मतलब अगर कोई ये वृत्त हो और इसका कोई केंद्र हो और इस प्रकार कोई एक व्यास उससे जो है के परिध से परिध को मिलाने वाली रेखा और केंद्र से जाने वाली को क्या कहेंगे, व्यास। अगर ये कहीं भी कोण बनाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक व्यास है, उसके बाद एक ये जीवा, एक ये जीवा, और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अर्धवृत्त में बना कोण, में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, या आप लिख सकते हैं 90 डिग्री होता है। समझ रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये आपका एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर अब हम लोग इसकी त्रिज्या को निकालना चाहें तो आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण कहलाएगी। इससे जो एक भुजा आधार हो जाएगी, दूसरी लंब हो जाएगी। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर दें तो ये हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। लेकिन त्रिज्या निकालने से फ़ायदा क्या होगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। त्रिज्या निकालने से ये फ़ायदा होगा कि आप जो है इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो बहुत आसानी से निकाल ही लेंगे। उसके बाद किसी भी तरीके से इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले काम करते हैं, त्रिज्या निकालने वाला काम करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज पी आर क्यू में कौन सा नियम लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण, और कर्ण यहाँ पर लिखा हुआ आर क्यू, तो हम इसको लिख देंगे आर क्यू का होल स्क्वायर। उसके बाद ये है पी आर, तो पी और आर का होल स्क्वायर।
उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो पी क्यू लिखोगे आप, तो पी क्यू हम लिख देते हैं, और पी क्यू का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि पी आर की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे कि सर पी आर की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद जो पी क्यू की वैल्यू है वो भी हमको दे रखा है इन्होंने 24। अब अगर आप 7 का स्क्वायर करें तो जल्दी से मुझे बताएं कितना होगा, 49। और 24 का आपको पता है कि 24 का कितना होता है, 576। 24 से 24 को गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 625 होगा। तो इस तरीके से आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर 625 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग आर क्यू निकालें तो आर क्यू बराबर आएगा √625। क्या ये बात समझ में आ गई? स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट लगाया, और इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25। आर क्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अगर आपने आर क्यू की वैल्यू निकाल ली है तो इसका मतलब आपका व्यास आ गया है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि व्यास जो है वो आर क्यू बराबर आपका आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर इसकी त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या क्या होगी, ओ से लेकर क्यू मान सकते हैं आप, या ओ से लेकर आर मान सकते हैं। तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? अब क्या करते हैं, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा हम फिर से बताते हैं कि ये हम लोगों ने अर्धवृत्त में बना कोण निकाला, समकोण, और उसके सामने की भुजा को कर्ण माना, और उस कर्ण से हम लोगों ने कर्ण की वैल्यू को निकाला, और निकालने के बाद ये बता दिया कि जो कर्ण है वो हमारा व्यास है, और जो व्यास है उससे त्रिज्या निकाल ली, तो त्रिज्या आ गई हमारी 25/2। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपका जो ये वाला भाग था ये भी क्या था, छायांकित था, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो अगर हम लोग इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें ये समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल भी सम्मिलित हो जाए, और उसके बाद उसमें से समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल क्या कर दें, माइनस कर दें। इसका मतलब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग ये समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हटा दें तो इसका मतलब फिर ये छायांकित वाला भाग ही हमारा बचेगा। फिर से एक बार बताते हैं, पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए, समकोण त्रिभुज वाला माइनस कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम लोग को क्या चाहिए, छायांकित भाग का, तो हम लोग लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या घटा दें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। तो हम लोग लिखें समकोण त्रिभुज और उसके बाद उसका क्षेत्रफल, और चाहे तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, जो कि नाम है हमारा PRQ, P R और Q का क्षेत्रफल। अब आपको पता है, बराबर के नीचे बराबर लगाइएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, पाई r²/2, क्योंकि आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। लेकिन अगर हम लोग निकालें कि केवल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप 2 से उसको डिवाइड कर दोगे। समझ में आ रही बात? उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/2, और उसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लग जाए, और वो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका मतलब 1/2 आधार गुणे क्या लिखोगे आप, ऊंचाई लिखोगे। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। उसके बाद आर की वैल्यू 25/2, तो 25/2 कितनी बार लिखना है, 2 बार। उसके बाद ये जो आप 2 एक और बच गया है, इसको भी तो कहीं तो एडजस्ट करोगे, तो आप इसको 2 आगे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके बाद देखो, ये 2 से इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो 11 हुआ। इसका मतलब 11 गुणे 25 गुणे में फिर 25 और बटे में 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 2 फिर गुणे में कितना, 2। इन्होंने क्या कहा था कि पाई का वैल्यू कितना रखिए, ऐसा कुछ इन्होंने क्या कहा था, क्या क्वेश्चन में आप पढ़कर एक बार देखें, कुछ भी नहीं कहा है कि पाई की वैल्यू को कितना रखें। तो आप 22/7 ही रख सकते हैं, है ना। 1/2 हो गया। आधार अगर देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आधार हमारा PR हो गया, तो हम इसको PR लिख सकते हैं। उसके बाद ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, PQ हो गई, तो हमने उसको PQ लिख दिया। लेकिन फिर ये सोचो, आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि फिर त्रिज्या नहीं निकलती ना, इसलिए त्रिज्या निकालने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ी थी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 1/2 PQ की वैल्यू को देखा तो 7 लिखी हुई है, नहीं 24 लिखी हुई है,
उसके बाद पी आर की वैल्यू को देखा तो वो 7 लिखी हुई है, मतलब 7 गुणे कितना 24। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 12 हो गया। इसका मतलब अब इनको आप आपस में कर लीजिए गुणा, तो मतलब 11 लिखा हुआ है, 25 को 25 से जब गुणा करोगे आप तो आएगा 625। उसके बाद 2 दूने 4, 4 सत्ते कितना 28 हो गया, और उसके बाद 7 गुणे 12 हो जाएगा, तो 7 गुणे 12 कर दीजिए। अब 625 को आप गुणा कर दीजिए 11 से, तो 625 को हम 11 से गुणा करके लिखते हैं, कितना हो गया 6875 अपॉन 28 माइनस, इसको गुणा कर दीजिए 12 से, तो 12 का पहाड़ा तो सबको आता है कि 12 पंचे 60, बरछंग 72, 12 सत्ते 84। अब इसका आप चाहो तो लासा ले लो, नहीं तो इसको डिवाइड करके पॉइंट से हम लोग माइनस कर दें। तो अब आपको करना क्या है, इसको करना है आपको डिवाइड करने के बाद उसमें से 84 माइनस कर देना है। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद 84 को उसमें से माइनस कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा, या फिर आप चाहो तो डिवाइड ना करो, लासा ले सकते हो डायरेक्ट, तो मैं बता देता हूं मैं आपको। लासा ले लीजिए, तो लासा आएगा आपका 28, तो 28 से कम 28 मतलब 6, 8, 7, 5, फिर उसके बाद यहाँ 84 के नीचे 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 28 से ज़्यादा ना हो, तो 28 ही आएगा। फिर 28 का आप 84 से गुणा कर दीजिए, तो आपका उत्तर आएगा 2352। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 45, उसके बाद 23 बटे कितना 28 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये सब समझाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, गुणा भाग आप लोग खुद ही नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि पूरा क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे। मैंने क्या बताया कि पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, और उसके बाद उसमें से ये समकोण वाला त्रिभुज उसमें से घटा देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसे बहुत बेहतर आप इसको तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कृपया पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं तभी तो वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लगातार पढ़ते रहें, ये हमारे कहने का मतलब है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो पहले हम इसको साफ कर देते हैं पूरा, और अभी बस जस्ट आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखने ही वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको शो हो गया होगा, आप तब तक उसको रीड कीजिए, हम पूरा बोर्ड साफ करते हैं। और ये क्वेश्चन आप पूरी अच्छी तरीके से जिससे समझ में आ गया है जल्दी से वो मुझे बताए। और इसका दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। लिखा हुआ आकृति में, आकृति भी आपको नीचे दिख रही होगी, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। एक आकृति बना के दी है, एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है संकेंद्री। संकेंद्री का मतलब एक ही वृत्त हो, 2 वृत्त हो और इनका केंद्र सेम हो। ध्यान से देखिएगा, ये एक वृत्त हो गया और इसका केंद्र ये हो गया, और इस तरीके से ये एक वृत्त बन गया, ठीक है, जिसका केंद्र क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से एक मैंने दूसरा वृत्त बना दिया, इसका केंद्र भी क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि आपने प्रकार की नोक को इसी पे रखा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि संकेंद्री का मतलब क्या हुआ? संकेंद्री का मतलब आपके जो वृत्त है आपका, उसका केंद्र दोनों, इस वाले वृत्त का भी यही केंद्र है, ऐसे रख के बनाया आपने, इसका केंद्र भी वही है क्योंकि आपने ऐसे रख के बनाया। इतनी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद डायग्राम जो बनाकर इन्होंने दिया है उसे हम अच्छे से बना लेते हैं, और इस वाले भाग को इन्होंने छायांकित कर दिया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद इसे O कहा है, इसे B कहा है इन्होंने, उसके बाद A कहा है, और उसके बाद C हो गया ये D। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, और कोण AOC का जो वैल्यू है वो है 40 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये वाली जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या इन्होंने दी है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो आपकी 14 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया है। इन्होंने दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की इन्होंने त्रिज्या हमको दे दी है। कितनी दे दी है उसको हम लोग r बराबर क्या मान सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, कैपिटल R बराबर इन्होंने 14 सेंटीमीटर दे दी है। उसके बाद कोण दिया हुआ है, कोण AOC की वैल्यू दी है जो कि दी है 40 डिग्री। अब इसे हल करते हैं, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप जो है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर आप
ये क्या लिखा हुआ OAC, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल निकालें। कहने का ये मतलब है कि आप इतने पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लें जो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा दिख रहा है, ये पूरा जिसमें ये वाला पार्ट भी इतना कवर हो चुका है, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से आप ये इतने वाले को हटा दें तो फिर ये वाला मिल जाएगा। इसका मतलब पहले पूरे का निकाल लो, उसके बाद फिर इतने को ऐसे करो और इसका अलग से फिर से निकाल लो, फिर दोनों को कर दो माइनस। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या करें, हम लोग लिखें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट वाला तरीका बताऊंगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और अगर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े जो आपका बड़ा त्रिज्यखंड है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो त्रिज्यखंड और नाम लिख दीजिए उसका OAC, OAC का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या माइनस कर दो, उसमें से त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल माइनस कर दो। इसका मतलब त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे बताएं। आज मैं बातें आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो 15 मिनट हुआ है और दूसरा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने वाला है ना। तो अब देखो त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला θ/360 और उसके बाद πr²। तो जो OAC है उसको आपने कैपिटल माना है, समझ रहे ना मेरी बात को, क्योंकि आपने इसको पूरे बड़े वाले को, तो हम इसको कैपिटल R लिख देते हैं। उसके बाद माइनस θ/360 और उसके बाद पाई और r² कर देते हैं। कोई समस्या इतने में? अब देखो दोनों का थीटा है सेम, है ना, दोनों का थीटा सेम है, इसका मतलब थीटा कॉमन ले लो। अगर थीटा सेम नहीं होता तो हम थीटा कॉमन नहीं ले पाते। इसका मतलब θ/360 और उसके बाद पाई भी तो दोनों के लिए सेम ही होगी। अंदर बचा आपका r² माइनस r²। थोड़ा सा आसान हो गया, ऐसे करते आप तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। उसके बाद देखो अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 40/360, और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। क्या इन्होंने क्वेश्चन में कहा है क्या कि कितनी वैल्यू रखी है? बिल्कुल नहीं कहा है, तो आपको 22/7 रखना है। फिर कैपिटल R की वैल्यू आपको पता है कि 14 का होल स्क्वायर है, और स्मॉल r की वैल्यू है आपकी 7 का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 4 कम 4, 4 9 36, मतलब ऊपर हुआ 22, नीचे हुआ 9 × 7, उसके बाद 14 यानी कि 14 का होल स्क्वायर आपको करना है, और 14 का होल स्क्वायर 196 आएगा। इसका मतलब 196 और 7 का स्क्वायर आप करोगे तो 49 आएगा। अब इसमें से आप इसको कर दो माइनस, तो बहुत आसान है। अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे, मान लीजिए कि आपने 196 में 50 को घटा दिया, तो आपने अगर 50 को घटाया तो इसका मतलब आपका कितना बचना चाहिए, अगर आपने उसमें से 50 को माइनस किया है तब। जल्दी से मुझे बताएं जरा कितना बचेगा। अगर आप इसको इससे घटाना शुरू करोगे तो मान लीजिए 50 घटाया आपने तो बचेगा आपका 146, लेकिन आपने 49 घटाया है, एक और कम घटाया है, तो आप उसमें जोड़ दीजिए, मतलब 147 हो गया। उसके बाद अब ध्यान से फिर से देखें, ये क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाना चाहिए। 3 एक कम 3, 3 त्रिको 9, और उसके बाद 3 चौको 12, 4 बार में गया, और उसके बाद 2 बचा। तो अगर 2 बचता है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए, अगर 2 बचा है तो ये 27 हो गया, 3 9 27, और ये 7 कम 7 और 7 7 49। इसका मतलब कितना हुआ, 22, फिर गुणे में 7 और नीचे बटे में 3। कितना आसान हो गया। मैंने कहा था 22 × 7 जरूर मिलेगा। कितना मिला? 22 × 7 का मतलब 154/3, और उसके बाद ये सेंटीमीटर में था या मीटर में, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक बार हम थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। पूरे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया। इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा धीरे बताऊं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताओ, अलग से कमेंट करके बताओ कि सर प्लीज़ थोड़ा सा धीरे पढ़ा दीजिए। प्लीज़ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़ोर से धमाके से कहो सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, ऐसे कहो। हम बिल्कुल पढ़ाएंगे धीरे, लेकिन आप कहो तो। आप जब तक कहोगे नहीं तब तक मुझे लगेगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तब, क्योंकि पुराने बच्चों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं तभी मैं थोड़ा सा स्पीड में बता भी रहा हूँ। तो चलिए फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इस दूसरे क्वेश्चन के बाद हम तीसरा क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन अभी तो आपको स्क्रीन पे नहीं शो हुआ होगा, अब आपको स्क्रीन पर दिख गया है आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि क्या लिखा है एक बार उसे पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
बहुत ध्यान से देखिएगा। आकृत में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और उसके बाद तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, दो अर्धवृत्त हैं। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ध्यान से इसको, है ना। और बहुत छोटा भी है, बहुत बड़ा भी नहीं है। इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है। ये एक 14 सेंटीमीटर वाला, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 14 सेंटीमीटर, उधर भी 14, ये भी 14, दोनों 14 14 बना दिए, इधर भी 14 और इधर भी 14, है ना। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ABCD एक क्या है, 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इन्होंने कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार का एक ऐसे वृत्त बना दिया है, अर्धवृत्त, और इस प्रकार से एक ऐसे अर्धवृत्त बना दिया है, और इस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। साथ ही साथ आपसे इस भाग का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा है। मतलब दोनों, जितना ये छायांकित ये छायांकित, इन दोनों का क्षेत्रफल हमसे पूछा। और कहा है कि जो APD है, क्योंकि उन्होंने जो है नाम बनाकर भी दिया है कि A, यहाँ पर A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है, ये D दिया है, और यहाँ पर P दिया हुआ है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो A, P और D है ये अर्धवृत्त है। इसका मतलब जब ये अर्धवृत्त बनाया गया होगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। जब ये अर्धवृत्त बनाया गया होगा तो ऐसे बनाया गया होगा, इसका मतलब प्रकार की नोक को यहाँ पर कहीं रखा गया होगा, तभी तो अर्धवृत्त है ना। और इस तरफ भी प्रकार की नोक को इधर ही रखा गया होगा, इसीलिए तो ऐसे बनाया गया। इसका मतलब ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये भी इसकी त्रिज्या हो गई, समझ रहे हैं बात को। और ये पूरा इसका व्यास हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त है तभी तो परिधि से ये परिधि को मिला रहा है, तभी तो ये व्यास है। इधर भी व्यास, इधर भी व्यास। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। और सेम इधर भी 7 सेंटीमीटर है, और इधर भी 7 सेंटीमीटर ही है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि ये 7 सेंटीमीटर कैसे हुआ? जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि आप इसको ऐड कर दोगे तो फिर से 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कितना तो आसान है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों अर्धवृत्तों को उनसे चीड़ फाड़ के निकाल दो। समझ में बात? क्या करो कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से दोनों तरफ के वृत्तों को हटा दो, बीच में जो बचा उसको खा जाओ। देखो जरा ध्यान से क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है मुझे दिया है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की क्या दे दी है हमको, भुजा दे दी है। कितनी भुजा दे दी है, 7 नहीं 14 दी है, मतलब 14 सेंटीमीटर। उसके बाद और कुछ नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि अर्धवृत्त है, वो को अलग चीज़ हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो जरा ध्यान से कैसे करोगे। लिखोगे कि अगर हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ लाइव चैट में कि क्या ये दोनों अर्धवृत्त आपस में बराबर हैं? जल्दी से बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, दोनों जो आपके अर्धवृत्त हैं बराबर है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या बराबर है। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और 2 अर्धवृत्त हैं तो मिलाकर आपको पता ही है कि क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि भुजा स्क्वायर। ओके, उसके बाद 2 लिखा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में 2 होता है। लो 2 से 2 खत्म, फिर वृत्त का क्षेत्रफल बन गया। समझ रहे बात को? इसका मतलब भुजा हो गई 14 का होल स्क्वायर माइनस, देखो क्या किया मैंने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला और उसमें से ये वाला अर्धवृत्त 2 बार घटा दिया, इसीलिए हमने 2 से गुणा करके घटा दिया। देखो ऐसे करोगे ना तो बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा समझना ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको कर लोगे ना तो फिर आप ना बहुत आसानी से क्वेश्चंस को समाप्त कर लोगे, और जल्दी से चैप्टर भी समाप्त होगा, और जल्दी से चैप्टर समाप्त होगा, और साथ ही साथ आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो देखो क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। क्या इन्होंने 3.14 रखने के लिए तो नहीं कहा था? ना ना ना, बिल्कुल नहीं कहा है। कहा है जो इच्छा हो वो रख लो,
तो हमने क्या कर दिया 22/7 रख लिया। फिर r की वैल्यू कितनी है आपको पता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में r की वैल्यू 7 है, मतलब ये 7 का होल स्क्वायर हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। अब देखो जरा क्या करते हैं, 14 का स्क्वायर 196, 22/7, तो ये 7 से एक 7 काट दिया, 2 बार लिखा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ 22 गुणे कितना हो गया 7, तो 196, उसमें से क्या माइनस करना है, इसको गुणा कर दीजिए 154 और इनसे इनको दीजिए घटा, तो मतलब 46 बच गए, कितने हो गए 42, यहाँ से 42 आएगा मतलब 42, और ये सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, और लग रहा था ऐसा क्वेश्चन है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आपने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तब तक हम चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि क्या है, एक बार हम उसे पढ़कर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़कर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि, देखते हैं एक बार पढ़ के, लिखा हुआ है कि आकृत में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृत नीचे आपको दिख रही होगी। फिर लिखा हुआ है कि जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। मतलब एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, और उसकी भुजाएं सारी 12-12 हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या किया गया है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। एक जो है त्रिभुज बनाया है इन्होंने, तो हमने भी एक त्रिभुज लो बना दिया, और इस त्रिभुज को इन्होंने नाम दिया है OAB। क्या नाम दिया हुआ है, O नाम दिया हुआ है, A नाम दिया हुआ है और B, और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने से यहाँ से यहाँ तक 12, ये 12, ये 12, सब 12। इसका मतलब ये 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है शीर्ष O को केंद्र मानकर, मतलब इसे यहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप लगाया। मतलब क्या किया, यहाँ प्रकार की नोक को रखा और ऐसे एक चाप लगा दिया ना, ऐसे एक चाप लगा दिया, ऐसे। आई बात समझ में। और जब ये चाप हमारे से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मेरा प्रकार हिल गया था, चलो अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये O आपको समझ में आ गया होगा कि ये O पे केंद्र मानकर हम लोगों ने क्या किया है। फिर इन्होंने पूछा है कि एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, और क्या कह रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और आपको पता है कि जितना भाग छायांकित है, जितनी आकृति बनी है, एक त्रिभुज ऊपर वृत्त पूरा का पूरा छायांकित है, पूरा का पूरा छायांकित है। इसका मतलब यहाँ ये जितना सब कुछ बना है, इन सब का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, सब कुछ निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि हमको दिया क्या है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो हमें क्या दिया है, हमें दी है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हमको दिया क्या है, दिया है हमें समबाहु त्रिभुज की क्या दे दी है, भुजा। वो कितनी दे दी है समबाहु त्रिभुज की भुजा, 12 सेंटीमीटर ये हमको दे रखा है। उसके साथ ही साथ इन्होंने दे रखा है जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या दे दी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है उसको हम लोग लिख देते हैं। उसको हम लोगों ने लिख दिया कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर इन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको हल करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वृत्तीय जो चाप लगाया गया है ऊपर उसका क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को आपस में जोड़ दें तो हो जाएगा। लेकिन दोनों के लिए हमको कोण तो पता ही नहीं, और दोनों में हमें कोण की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया था जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर भी होगी। तो क्या हुआ कि कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, प्रत्येक कोण, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। सब लोग कमेंट कीजिए, कोण 60 डिग्री होता है ना। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब ये वाला जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो ये वाला कितना बनेगा बताओ, ये वाला 300 का बनेगा, क्योंकि जोड़ने पे तभी तो 360 आएगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, हम लोग लिखे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाओगे फॉर्मूला आप? देखो दो फॉर्मूले हैं, 1/2, ध्यान से समझिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन वो आर तो है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग आर का यूज करेंगे बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आप अगर यूज करोगे तो वो फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा, वो कब था? जब किसी एक वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हो तब। ये वृत्त के अंदर नहीं बना है, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ तो करोगे तो बिल्कुल ओके, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये त्रिभुज कहीं और, मान लीजिए ये कहता कि ये और बड़ा है, तब दिक्कत हो जाती है आपको, समझ रहे हैं? तो आप केवल एक ही फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, √3/4 भुजा स्क्वायर। और या तो फिर आप 9th क्लास में चले जाओ और आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हीरोन्स का सूत्र, वो वाला नियम लगा लो, इच्छा हो तो। इतना बड़ा सा s - a, s - b, s - c √, फिर खत्म, ठीक है? तो वहाँ वो सब नहीं करना है, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है? अब देखो √3 लिख दिया, √3 बटे कितना हो गया? 4। चाहो तो √3 की वैल्यू रखो और चाहो तो √3 की वैल्यू ना रखो। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, √3 की वैल्यू हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पड़ा रहने देंगे। भुजा का वैल्यू कितना है? भुजा देखिए, अगर इस त्रिभुज की कितनी दी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12, तो हम लोग इसको 12 का होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, √3/4 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 लिख दिया। अब 4 से इसको कट्टम पिट्टम वाला खेल खेलते हैं, तो 4 एकम 4, इसको करेंगे 4 3 12 और 2 बचे, फिर 4 6 24। इसका मतलब कितना उत्तर आ गया? 36√3, मतलब कितना आ गया? 36√3। और ये सेंटीमीटर में है ना भाई, तो हम लोग इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल निकालें तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दीर्घ वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल। वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल, चाप का क्षेत्रफल, ये चाप लिख दें या कह दें दीर्घ वृत्तीय जो है त्रिज्य खंड का ना, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? फॉर्मूला लगाओगे θ/360 और उसके बाद πr²। लेकिन अब एक बात बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दी तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। पूछिए क्यों? क्योंकि आप पूछोगे कैसे, मैं बताऊंगा ना। इतनी वैल्यू 60 है और हम लोग इस वाले चाप का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए वो वाला थीटा लेंगे जो ऊपर है। तो वो निकालोगे कैसे, उसको समझो जरा ध्यान से। यहीं पर आप लिख दोगे कि चूंकि थीटा बराबर क्या, 360, और उसमें से 60 को घटा लेना, आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 300, ऐसे, ठीक है? उसको आप सीधी लाइन में लिख लेना, मैंने ऐसे कर दिया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 300 बटे में कितना? 360। समझ गए ना बात को? क्योंकि ये थीटा नीचे वाले के लिए है। अगर आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना होता तब आप 60 डिग्री लेते, आपको उतने का निकालना है तो वो कोण आपको पता होना चाहिए। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, आर की वैल्यू उन्होंने दी है, वृत्त की त्रिज्या 6, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 6 का स्क्वायर या फिर 6 × 6 कर दीजिए। 0 0 कैंसिल आउट, 5 को इससे काट दीजिए, या 5 छक्का कितना हो गया? 5 छक्का 30 हो गया। 5 से अगर करेंगे तो क्या कटेगा? नहीं, 6 से काटो। 6 पंचे 30 और 6 छक्के 36 और 6 से 6 खत्म। कितना बचा? 5 बचा, ऊपर 22 बचा, फिर उसके बाद 6 बचा और नीचे बचा आपका 7। उसके बाद देखो 22 को 5 से गुणा कर दो तो आएगा 110, फिर उसको 6 से गुणा कर दो, जो आना है बाद में लिख लिया जाएगा, 660/7। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये वाला क्षेत्रफल भी निकल आया है और उसके बाद दूसरा वाला भी क्षेत्रफल निकल आया है। अब आप लिख दो कि अतः कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे। पहला आपका कितना आया था आंसर? 36√3। दूसरा आंसर कितना आया है? 660/7। अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्तीय जो त्रिज्यखंड बना था उसका क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ोगे कैसे? बस ऐसे ही पड़ा रहने दो।
जोड़ के क्या करोगे, लासा लोगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए ये क्लास में हमने आपको 4 फन्नाटेदार एकदम क्वेश्चन बता दिए हैं। अब अगली क्लास में मुझे नहीं पता इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, मैंने नहीं देखा। अब अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 6 तक, 7 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक, सब जितने भी होंगे धीरे धीरे सब खत्म करेंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके। तो फिर इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आप लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लगातार पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।